हाय पीपल। तो आज का जो वीडियो है दैट इज़ गोइंग टू बी ऑडियो रिविजन ऑफ रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इससे पहले आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड डिटेल्ड रिविजन ऑडियो फॉर SRE 2400 एंड SRE 2410, बट लास्ट मिनट रिविजन जो होता है ना, जब हमें सारी चीज़ों को कंपाइल करना होता है, सो फॉर दैट पर्पस आई एम मेकिंग दिस ऑडियो। सो स्टार्ट करते हैं विद SRE 2400 फर्स्ट। सो सी, ऑडिट और रिव्यू का डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। रिव्यू इज़ ऑल अबाउट लिमिटेड एश्योरेंस, कम प्रोसीजर्स होते हैं, लिमिटेड कंक्लूजन्स होते हैं, एंड एक एश्योरेंस कंक्लूजन होता है इंस्टेड ऑफ ओपिनियन। अब 2400 जो SRE है वो बात करता है अबाउट रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। और इसमें क्या होता है, जो ऑडिटर है ना, ही इज़ नॉट द प्रैक्टिशनर। और यहाँ हम दो तरीके के प्रोसीजर्स करते हैं, इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स, और यहाँ लिमिटेड एश्योरेंस होता है। तो एक क्वेश्चन जो हमको यहाँ ध्यान रखना है वो ये है कि कौन से फैक्टर्स की बेसिस पे हम लोग ये एक्सेप्ट करेंगे रिव्यू इंगेजमेंट्स को। तो उसके लिए एक निमोनिक हम लोगों ने बनाया था, लाइंड। सो व्हाट वाज द मीनिंग, व्हाट वाज द फुल फॉर्म ऑफ दिस निमोनिक? तो देखो, सबसे पहले तो ये था कि अगर मैनेजमेंट ने एल से क्या है, लिमिटेशन लगा दिया है स्कोप पे प्रैक्टिशनर के काम पे, तो प्रैक्टिशनर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद में आई से ये था कि अगर जो इन्फॉर्मेशन है वो अनरिलायबल है या अनअवेलेबल है तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। देन एन से था नो रेशनल पर्पस, अगर कोई रेशनल पर्पस ही नहीं है तभी प्रैक्टिशनर एक्सेप्ट नहीं करेगा वर्क को। फिर उसके बाद में ई से था एथिकल रिक्वायरमेंट्स, इंडिपेंडेंस भी हम यहाँ देखेंगे, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो प्रैक्टिशनर रिव्यू के एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। एंड डी में है अगर हम मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी को डाउट करते हैं। फिर उसके बाद में प्री कंडीशंस जो थी, दीज आर एग्जैक्टली द सेम एज 210। उसके बाद में अग्रीइंग ऑन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में क्या है कि जो भी हम लोग अग्रीमेंट करेंगे ना, ये हमें एक एंगेजमेंट लेटर में राइटिंग में रिकॉर्ड कर लेना है। फिर हम लोगों ने प्रोसीजर्स की बात करी थी। तो प्रोसीजर्स में सबसे पहले तो हम लोग ऑब्टेन करेंगे अंडरस्टैंडिंग एंटिटी की और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। उसके बाद में हम लोग मटीरियलिटी डिटरमाइन करेंगे और फिर हम लोग इंक्वायरी करेंगे और एनालिटिकल प्रोसीजर्स वहाँ करेंगे। अब इंक्वायरी में क्या क्या करेंगे? इंक्वायरी में हम सीक करेंगे इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन विद इन दी एंटिटी। फिर ये जो एविडेंस होता है, ये प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एविडेंस होता है, और ये जो है ये असिस्ट करता है प्रैक्टिशनर को इन ऑब्टेनिंग दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो यहाँ 3 पॉइंट्स थे: सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन, then assist the practitioner in understanding the entity and its environment, and principal source of evidence होता है। फिर analytical procedures में क्या क्या pointers थे? ये help करता है to identify the inconsistencies from the expected trend। उसके बाद में ये था कि obtain करने में help करता है ये understanding an entity of the environment। ये corroborative evidence देता है, जो inquiry से हम लोगों ने evidence निकाली थी उसके लिए, और ये एक एडिशनल प्रोसीजर सर्व करता है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स थे: आइडेंटिफाई इनकन्सिस्टेंसी, ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड एनवायरनमेंट, प्रोवाइडिंग कोलैबोरेटिव एविडेंस एंड सर्विंग एज एन एडिशनल प्रोसीजर। फिर हम लोगों ने कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस देखे थे स्पेसिफिक वाले कि वहाँ हमें कौन से प्रोसीजर्स लगाने होंगे। तो उसमें ये था कि अगर जो फ्रॉड अगर है तो हम लोग जो है उसके बारे में TCWG को बताएंगे, रिलेटेड पार्टी है तो अलर्ट रहेंगे, सब्सिक्वेंट इवेंट है तो देखेंगे उसका क्या एडजस्टमेंट है, गोइंग कंसर्न है तो हम उसके डिस्क्लोजर के बारे में देखेंगे और इवेंट्स के बारे में देखेंगे और रिजल्ट्स देखेंगे उसके। और अगर वर्क ऑफ अदर्स है तो फिर हम लोग ये देखेंगे कि क्या वर्क जो परफॉर्म हुआ है वो एडिक्वेट है या नहीं है। और एडिशनल प्रोसीजर्स क्या था? अगर हमें ये पता लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटीरियली मिसस्टेटेड हो सकते हैं तो प्रैक्टिशनर 2 चीज़ें देखेगा। एक तो वो ये कंक्लूड करेगा दैट कौन कौन से मैटर आर नॉट लाइकली टू कॉज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, conclude that material is not likely to cause financial statement as a whole to be materially misstated, या फिर he will determine the matters जिसकी वजह से financial statements are materially misstated। और ये एडिशनल प्रोसीजर्स भी करेगा एविडेंस के लिए, एडिशनल इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स करेगा एंड अदर टाइप ऑफ प्रोसीजर्स करेगा, जैसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल वगैरह। फिर हम रिटन रिप्रेजेंटेशंस लेंगे मैनेजमेंट से कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करा है, ट्रांजैक्शन सारे रिकॉर्ड हुए हैं, स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के केसेस में क्या क्या करा है। एंड हम जो है मैनेजमेंट से, अगर मैनेजमेंट ने रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है तो फिर हम डिस्कशन करेंगे इस बारे में मैनेजमेंट से, इंटीग्रिटी को रीवैल्यूएट करेंगे और अप्रोप्रिएट एक्शंस भी लेंगे। फिर इसमें जो कंक्लूजन था प्रैक्टिशनर का, दैट वाज एग्जैक्टली द सेम एज 700 कि अगर मटेरियल बट नॉट परवेसिव है तो क्वालिफाइड कंक्लूजन, एंड अगर हम नहीं निकाल पा रहे हैं
मतलब हमें सफिशिएंट वही नहीं मिल रहा है, अप्रोप्रिएट एविडेंस ही नहीं मिल रहा है, तो हम डिस्क्लेमर देंगे। और अगर हमने ये कंक्लूड करा है कि मटेरियल और परवेसिवली एडवर्स इम्पैक्ट आ रहा है तो हम एडवर्स कंक्लूजन देंगे। उसके बाद में यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, वो ये है कि यहाँ डिस्क्रिप्शन में क्या आप दोगे रिपोर्ट में। तो डिस्क्रिप्शन में आप ये चीज़ लिख करके दोगे कि यहाँ लिमिटेड एश्योरेंस होता है, आपने इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स ही करे हैं और यहाँ पर जो भी प्रोसीजर्स हैं वो सब्सटैंशियली लेस हैं जो आपने ऑडिट में करा है। तो इस चीज़ का आपको डिस्क्रिप्शन देना होगा अपनी रिपोर्ट में, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंटेशन में इट वॉज एग्जैक्टली द सेम एज 230, किसने काम करा है, किसने रिव्यू करा है, ये चीज़ें प्रैक्टिशन रिकॉर्ड करेगा, रिजल्ट्स रिकॉर्ड करेगा, सिग्निफिकेंट मैटर्स रिकॉर्ड करेगा। तो ये पूरा आपका 6 मिनट से भी कम में 2400 हो गया है रिवाइज़। अब हम रिवाइज़ करते हैं 2410। तो 2410 में ये था कि यहाँ पर ना हम इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिव्यू कर रहे हैं। तो इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वो होती है जो शॉर्टर पीरियड के लिए होती है और यहाँ पर जो ऑडिटर होता है और प्रैक्टिशनर होता है वो सेम होता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो प्रोसीजर्स लगते हैं ना, उस प्रोसीजर्स में हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को सबसे पहले अपडेट करते हैं। तो अपडेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वी हैव टू रीड द मोस्ट रीसेंट इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फिर हमें डॉक्यूमेंटेशन लेना है ऑफ प्रीवियस ईयर ऑडिट एंड प्रायर इंटरिम पीरियड रिव्यूज़ हमें देखने हैं। डॉक्यूमेंटेशन पुराने वाले साल के ऑडिट का एंड प्रायर इंटरिम पीरियड का। उसके बाद में हमें जो है चेंजेस देखने हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ में चेंजेस देखने हैं इंटरनल कंट्रोल में, और प्रोसेस देखना है किस तरह से इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर हुआ है एंड क्या जो है वो मटीरियलिटी वहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग जो है यहाँ पर फिर अंडरस्टैंडिंग अपडेट करने के बाद में यहाँ पे प्रोसीजर्स करेंगे। तो प्रोसीजर्स के लिए हम सबसे पहले तो इंक्वायरी करेंगे मैनेजमेंट से कि उन्होंने जो भी इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से तो बनाई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई चेंजेस आए हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में। फिर यहाँ पर अगर कोई भी नॉलेज मिलता है अबाउट एनी फ्रॉड या नॉन कंप्लायंस या फिर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में, या फिर सारे के सारे इवेंट्स जो हैं वो अप टू डेट हैं और गोइंग कंसर्न। तो यहाँ मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आपको 5 पॉइंट्स याद करने हैं और यहाँ पर आपको क्या करना है ना, यहाँ पर आपको मतलब वही वाले सारे पॉइंट्स हैं। देखो स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस वाले कौन से हैं, रिलेटेड पार्टी वाला, नॉलेज ऑफ फ्रॉड या नॉन कंप्लायंस वाला, गोइंग कंसर्न वाला, और क्या उन्होंने एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बनाया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चेंज आया है अकाउंटिंग पॉलिसी में। उसके बाद में हम लोग मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे कि उन्होंने सारे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मतलब निभाया है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हिसाब से काम करा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने इंटरनल कंट्रोल वाली निभाई है, फिर फ्रॉड, नॉन कंप्लायंस, सब्सिक्वेंट इवेंट। और फिर उसके बाद में ये था कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ मटेरियल एडजस्टमेंट की ज़रूरत है तो आप उस बारे में मैनेजमेंट को बताओगे, और मैनेजमेंट ने अगर आपको अप्रोप्रिएटली नहीं रिस्पॉन्ड करा है तो आप TCWG को बताओगे। TCWG ने भी नहीं किया तो आप ये देखोगे कि रिपोर्ट को हम मॉडिफाई करें या विड्रॉ करें या रिज़ाइन कर दें अपने ऑडिट से भी। तो ये चीज़ें जो हैं ये आप देखोगे। फिर अदर कंसिडरेशंस में ये था कि अगर वहाँ पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से ही विड्रॉ मतलब उन्होंने डिपार्चर कर लिया था और उन्होंने उसको ठीक नहीं करा तो आप अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दोगे। अगर उन्होंने आपके स्कोप पे लिमिटेशन लगा दी है तो पहली बात तो आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, लेकिन अगर उन्होंने इंगेजमेंट की एक्सेप्ट करने के बाद में लिमिटेशन लगाई है तो आप उनको बोलोगे कि हटा दो, एंड फिर भी अगर उन्होंने नहीं हटाई मैनेजमेंट या TCWG ने तो आप विड्रॉ कर दोगे। ऑल्सो आपको लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अपनी देखनी होगी, और लिस्टेड एंटिटीज़ में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑडिटर को जो है वो मतलब ऐसा था कि अगर लॉ या रेगुलेशन ने आपको ऐसा मैंडेट करा है कि आपको रिपोर्ट तो इशू करनी ही करनी है तो फिर आप क्या दे दोगे, यहाँ लिमिटेशन लगा दिया तो डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन यहाँ दे दोगे, और ये रिक्वायरमेंट लिस्टेड एंटिटीज़ में मैंडेटरी है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना था। फिर उसके बाद में गोइंग कंसर्न वाले पॉइंट में ये था कि क्या यहाँ पर आप यहाँ पर ना डिस्क्लोजर्स देखोगे कि क्या यहाँ पे मैनेजमेंट ने एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया है। अगर कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी अगर दिया है तो आप अपने एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ में इसको दिखा दोगे अपनी रिपोर्ट में, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं दिया है, कोई मतलब डाउट है और तब भी नहीं उन्होंने डिस्क्लोजर दिया है, तो आप अपनी ओपिनियन को क्वालिफाई कर दोगे या एडवर्स ओपिनियन यहाँ हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट SRE 2400 एंड 2410। ये क्विक रिविजन को एग्ज़ाम से एक दिन पहले सुनना, 10 मिनट में दोनों के दोनों आपके SRE रिवाइज हो जाएंगे। ऑल्सो आप इसके बाद में इसके जो भी क्वेश्चंस आपने मार्क करे हो वो देख लेना, और अगर डिटेल रिविजन सुनना हो तो वो भी इसमें इस चैनल पे इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।